दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि लास्ट 3 वीक से मैं किसी भी तरह के वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे नहीं दे पा रहा था, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट कर करके आप लोग के सभी डाउट्स को रिप्लाई के माध्यम से क्लियर करता रहा जो मेरे जानकारी में थे। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट मंथ मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए, जिसके कारण मुझे गांव जाना हुआ और कुछ दिन बाद ही दादी माँ एक्सपायर कर गई, जिसके कारण मुझे लंबा गांव पर रहना पड़ा और वहां नेट इशू के कारण मैं किसी तरह का वीडियो नहीं बना पा रहा था। दूसरी बात है कि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो वहां पे अभी धान की जो खेती होती है उसके काम चल रहे थे, जिसमें मैं कुछ अपने पेरेंट्स का हेल्प भी किया, जिसके कारण बहुत व्यस्त रहता था और इस तरह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था और नेट का भी इशू रहता था। आप लोग के सभी डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर किसी तरह के आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसे अगर जान रहा होऊंगा तो रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे डिवीजन अलॉटमेंट को लेकर के। तो आप लोग को बता दूं कि अभी तक लगभग सीसीए कैंडिडेट और यूआर कैंडिडेट को मिला करके लगभग 3500 के आसपास कैंडिडेट का डिवीजन अलॉटमेंट का काम किया जा चुका है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन अभी तक साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, और बहुत सारे कैटेगरीज के और बहुत सारे कैंडिडेट्स के डिवीजन अलॉटमेंट के काम पैरेलली चल भी रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीक मैक्सिमम कैंडिडेट के डिवीजन अलॉटमेंट के जो लिस्ट हैं वो साइट पे अपलोड कर दिए जाएं। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करिए। इस वीक मैक्सिमम कैंडिडेट के डिवीजन अलॉटमेंट के लिस्ट साइट पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने लास्ट वीक बहुत सारे कैंडिडेट के डिवीजन अलॉटमेंट के लिस्ट साइट पे छोड़े थे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हमेशा कैंडिडेट के नियरेस्ट जो डिवीजन है उसे अलॉट करने का प्रयास करता है। पूरा प्रयास उनका यही रहता है कि जो कैंडिडेट जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से उनका जो नियरेस्ट लोकेशन का डिवीजन है और लोकेशन है वहाँ पे उनको पोस्टिंग दिया जाए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको उनका नियरेस्ट लोकेशन वाला डिवीजन नहीं मिल पाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें मेन रीजन ये होता है कि उनके कैटेगरी में उनका रैंक और उनका जो पोस्ट मिला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका पोस्ट और उस रैंक के अकॉर्डिंग उस डिवीजन में सीटें खाली नहीं होती हैं तो अदर डिवीजन में भी उनको भेजा जा सकता है। अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लिलुआ वर्कशॉप है, उसी तरह से कचरापाड़ा वर्कशॉप है और उसी तरह से जमालपुर वर्कशॉप है। तो इसमें जो वर्कशॉप में जो मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्शन लिए हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको बिहार वाला जो वर्कशॉप है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा अगर आपके घर के नज़दीक देखा जाए तो इस तरीके से वहाँ पे सभी को देना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो कैंडिडेट अच्छे नंबर लाए होंगे यानी अच्छे रैंक होल्डिंग किए होंगे उनको उनके नियरेस्ट वर्कशॉप को दे दिया जाएगा, और बाकी जो कैंडिडेट बचेंगे उनके दूर वाले भी वर्कशॉप यानी दूर वाले डिवीजन में भी पोस्टिंग की जा सकती है, जैसे कि लिलुआ वर्कशॉप और कचरापाड़ा वर्कशॉप। नेक्स्ट दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे वो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेम पोस्ट होल्ड करते हैं लेकिन अभी उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। ऐसे कैंडिडेट बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं भी एसएनटी से हूँ, मैं भी सीएनडब्ल्यू से हूँ, मेरा अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग हैरान परेशान ना हो। जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग लेटर आपका होगा, लेकिन इसमें आपका मेन जो रोल निभाएगा वो आपका डिवीजन, कि आपको कौन सा डिवीजन मिला है। दूसरा बात, आप जिस डिवीजन में गए हैं उस डिवीजन में आपको उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको मिला है आसनसोल डिवीजन और आसनसोल डिवीजन में आपका नंबर जो भी हो, लेकिन जब आप आसनसोल डिवीजन भेज दिए गए तो वहाँ पे आपका रैंक बेहतर है बाकी के कंपेरिजन में, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर पहले आएगा। यानी कि आपका जो पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो अब डिपेंड करेगा वहाँ के डिवीजन के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों आप घबराएं नहीं, बारी बारी से सभी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अभी तक डिवीजन अलॉटमेंट नहीं किया गया, यानी कि ज्वाइनिंग में भी अभी डिले होगा। तो आप लोग को दोस्तों बता दूं कि रेलवे उसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से उसको ज़रूरत होता है। यानी जिस डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी होती है और जिस डिपार्टमेंट में स्टाफ का होना एकदम ज़रूरी है सही समय पे, उसके लिए वो बहुत फास्ट काम करता है, और जहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है उस डिपार्टमेंट के लिए भी रेलवे हमेशा पहले काम करता है। तो आप लोग हैरान परेशान ना हो। मैकेनिकल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बहुत बड़ा रोल निभाता है इंडियन रेलवे में। जैसे कि अगर आपको कहूँ कि अगर
ट्रेन में अगर एक स्विच खराब है यानी एक पंखा खराब है तो ट्रेन रन कर सकता है, लेकिन अगर ट्रेन का व्हील खराब है, सिग्नल का प्रॉब्लम है तो ट्रेन कभी रन नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों रेलवे उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग भेज रहा है जहाँ पे उसको स्टाफ का कमी है और जहाँ पे रेलवे को उसको ज़रूरत है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कहा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी देखें तो टीआरडी डिपार्टमेंट का अहम रोल होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ट्रेनें रन्स कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, जो ऊपर से सप्लाई लेती हैं, उसमें टीआरडी डिपार्टमेंट का एक अहम रोल होता है। यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी अगर टीआरडी डिपार्टमेंट सही से काम न करे तो ट्रेनें नहीं चल पाएंगी। लेकिन दोस्तों मेरा एक ही कहना था कि जहाँ पे रेलवे की ज़रूरतें हैं, जहाँ पे उन्हें स्टाफ की कमी दिखेगी, वहाँ पे जो प्रोसेस हैं ज्वाइनिंग के वो फास्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग वेट करें, सभी डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग और डिवीज़न अलॉटमेंट जल्द से जल्द हमको आशा है कि कर दिया जाएगा ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। बाकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो अलग अलग डिवीज़न जो हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वे अपने किस स्टाफ को किस समय बुलाना चाहते हैं और किस समय उनको ज़रूरत है। ये भी बहुत सारे डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा। जब किसी एक पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो रहा है तो उस पोस्ट के सभी कैंडिडेट परेशान हो जा रहे हैं और कमेंट करने लगते हैं कि भाई मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया, मैं क्या करूं। तो भाई आपको मैं ये बात बता दूं कि आप उस पोस्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी ज्वाइनिंग लेटर उसी दिन और उसी समय ही आ जाए, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपके डिवीज़न और आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। बाकी आपको पता है कि एक साथ इतने सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कराना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग घबराएं नहीं, वेट करें, सभी का आस्ते आस्ते ज्वाइनिंग जरूर आएगा। कुछ भाइयों का यह कहना है कि मेरा जीमेल आईडी डीएक्टिवेट हो चुका है और जो मैंने फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर दिया था वो भी चेंज हो चुका है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आप आरआरसी जा करके अपनी समस्याओं को बताएं और इन चीज़ों को अपडेट करा लें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे डिवीज़न का ज्वाइनिंग लेटर बाई मेल ही आ रहा है और बहुत सारे डिवीज़न में जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बाई पोस्ट भी जा रहा है। लेकिन आप इस बीच में टेंशन में रहेंगे, इससे अच्छा होगा कि आप आरआरसी को कांटेक्ट कर लें। अब हम जो बात करेंगे वो ऐसे कैंडिडेट के ऊपर बात करेंगे जिनका अभी तक पैनल में नाम नहीं आया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंशियल इशू के कारण पैनल में नाम नहीं आया, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका मेडिकल इशू और बायोमेट्रिक मिसमैच का भी प्रॉब्लम था। तो जिन कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंशियल प्रॉब्लम है उसे अगर रिजॉल्व कर लिया गया होगा तो उन्हें बाद में एक पैनल के माध्यम से आपका नाम पैनल में जरूर आएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अदर इशू होगा, उनका भी एक अलग से साइट पे लिस्ट दिया जाएगा कि किस रीजन से आपका नाम इस पैनल में नहीं आया है। और मुझे पूरा आशा है कि इस महीने के अंत तक यानी कि ऐसे कैंडिडेट के ऊपर ही काम चल रहा है और बहुत जल्द ऐसे कैंडिडेट्स के पैनल आएंगे। तो ऐसे जो भाई हैं जिनका पैनल में नाम अभी तक नहीं आया है, उनका क्या रीजन रहा है, किस रीजन से उनका नाम पैनल में नहीं आया है, तो उनका भी डिटेल्स जानकारी आरआरसी के द्वारा साइट पे बहुत जल्द ही दिया जाएगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग आरआरसी द्वारा अब काम भी किया जा रहा होगा, क्योंकि जितने पैनल के काम थे वो आरआरसी ने कर लिए हैं। लास्ट में बात करने वाला हूं कि सेकेंड डीवी कब होगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे भाई कुछ नंबरों से रह गए हैं और वो परेशान है कि सेकेंड डीवी आरआरसी कोलकाता के द्वारा कब जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके किसी न किसी रीजन के कारण, या तो डॉक्यूमेंशियल या तो मेडिकल या तो बायोमेट्रिक किसी भी प्रॉब्लम के कारण पैनल में नाम अभी तक नहीं आए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के जो प्रॉब्लम है उसे आगे आरआरसी द्वारा रिजॉल्व किए जाएंगे। जब इन सभी प्रॉब्लम को आरआरसी कोलकाता रिजॉल्व कर लेगा उसके बाद से देखेगा कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं। अब जो सीटें जिस कैटेगरी में जितनी खाली रह गई होंगी उसके अकॉर्डिंग ही नंबर डिक्रीज करके आरआरसी कोलकाता सेकेंड डीवी के लिए लिस्ट साइट पे जारी करेगा। और ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर कम होंगे, लेकिन इसके भी रिगार्डिंग मैं पूरे एनालिसिस करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी जो आरआरसी है उसके द्वारा अभी पैनल का काम क्लियर किया गया है और डिवीजन अलॉटमेंट के काम अभी आरआरसी द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरीका से आपका जुलाई और अगस्त में सेकेंड डीवी आने का कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद से अगर आया भी तो अगस्त लास्ट में चांसेस थोड़े बहुत हैं, नहीं तो आपका जो सेकेंड डीवी है वो सितंबर तक जाता हुआ दिख रहा है। अगर पहले आ गया तो और खुशी की बात है, लेकिन इससे पहले जो पेंडिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम पैनल में नहीं आया है उनके मसलों को आगे रिजॉल्व किया जाएगा आरआरसी के द्वारा। इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है कि जो सेकेंड डीवी है वो सितंबर तक भी जा सकता है। जो भी भाई सेकेंड डीवी का इंतजार कर रहे हैं उनके फीलिंग और कष्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं भाई, लेकिन आरआरसी कोलकाता का जो रवैया है वो बहुत स्लो है। तो इसीलिए आप लोग
थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, सेकेंड डिवी जरूर आएगा और जो भाई कुछ नंबरों से रह गए हैं उनका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप लोग इस परिस्थिति में सिर्फ फ्रस्ट्रेट ना हो, अपने पढ़ाई को भी जारी रखें और बाकी किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।